Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. I'm Aiza Freelancing Wali student at Rehan School इस्लामाबाद कैंपस। सो आज हमारे साथ बहुत ही मौजूद गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है सदफ जवाद, एक टैलेंटेड गेस्ट। सो आज हम इनसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड यू कम इन माय स्टूडियो। सो वंस अगेन थैंक यू। सो अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो फाइन। सो मैम आप अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें कि आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं? मैं जैसे कि आपने नाम रही थी, मेरा नाम सदफ जवाद है और मैं रेहाम स्कूल की फाउंडेशन लेवल की स्टूडेंट हूँ, कोयटा कैंपस से बात कर रही हूँ। बेसिकली मैं ऑफलाइन थी, बट क्योंकि हम लोगों को अपनी स्टडीज़ में इतना ज़्यादा कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन नहीं था, तो कंप्यूटर बिल्कुल यूज़ करना नहीं आता था। और काफ़ी अरसे से मैं मैम सर आपकी रहमान आवाज़ बहुत स्कूल कम आ रही है। आप थोड़ा सा ऊंचा बोल सकती हैं प्लीज़? हेलो मैम। जी काफ़ी जी शोर कर रहा था। जी, अब क्लियर है। प्लीज़ कंटिन्यू योर आंसर। हाँ, हाँ, मेरा नाम सदफ जवाद है और मैं रेहाम स्कूल कोयटा की एएसएल की स्टूडेंट हूँ, फाउंडेशन लेवल की। बेसिकली पहले हाउसवाइफ थी और मुझे हमारी स्टडीज़ में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मेरी एजुकेशन को ऑलमोस्ट 20 इयर्स हो चुके हैं, तो बिल्कुल भी कंप्यूटर के साथ ताल्लुक़ नहीं था। फिर मैं काफ़ी अर्से से रेहाम सर को फ़ॉलो कर रही थी फ़ेसबुक पर। तो जब मैंने देखा कि उनकी कोयटा में ब्रांच खुली है, तो फिर मैंने वहाँ जाके एडमिशन लिया और अब जो है ऑलमोस्ट मुझे 2 मंथ्स हुए हैं रेहाम स्कूल में काम करते हुए। Oh, that's very good. Thank you so much, ma'am, for your nice answer. So, आप मुझे ये बता सकते हैं कि होस्टिंग की फील्ड में आने का ख्याल कैसे आया आपके पास? हेलो मैम, आपका माइक म्यूट है। जी। जी, जब सब कुछ करना पॉसिबल है ऑनलाइन, तो फिर हम क्यों ना आके अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू रखें और इसको सीखें, क्योंकि हमारी स्टडीज़ में मैंने आपको बताया ये बिल्कुल नहीं था, तो हमें यूज़ करना नहीं आता था। लेकिन अब जो नेक्स्ट दौर है उसकी ज़रूरत भी यही है कि हम इसको इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएँ। और चूँकि इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है, तो इसलिए बहुत बेनिफिशियली है ये हमारे लिए कि हम यहाँ पर आएँ और इसको यूज़ करें और इससे फ़ायदा उठाएँ। ओके, सो आप ये बता सकते हैं कि आपकी प्रोफेशनल जर्नी कब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई? जी, मैंने बताया आपको कि ऑलमोस्ट 2 मंथ्स पहले जो है ना, मतलब दिसंबर में मुझे, जब मैं स्क्रॉल कर रही थी फ़ेसबुक पर, तो मैंने सर रेहाम का एक इंटरव्यू सुना था। उन्होंने इसमें बताया था कि उनकी कराची में तो बहुत अरसे से वो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने एक नया कैंपस उनका इस्लामाबाद में भी खुल चुका है, जिसको तकरीबन ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं, और एक नया कैंपस उनका कोयटा में खुला है। तो बेसिकली मैं कोयटा की रहने वाली हूँ और यहाँ पर कोयटा जो है बाकी सिटीज़ के लिहाज से इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो यहाँ पर जब ये खुला, तो मुझे बहुत वो हुआ कि मैं इसको रिसर्च करूँ, इसके बारे में देखूँ ये कहाँ पर है। वो करते तो अप्रैल से मैंने जो है जॉइनिंग शुरू की है। तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, 2 एंड अ हाफ मंथ्स मुझे हो गए हैं यहाँ पर। ओह, दैट्स रियली गुड। सो आप ये बता सकते हैं कि कंटेंट क्रिएशन में दिलचस्पी कैसे पैदा हुई आपकी? आप कंटेंट क्रिएशन का ये था कि वेब डेवलपिंग का शौक था, क्योंकि मैंने एक इसके मुतालिक ना एक कोर्स किया था लास्ट ईयर दिसंबर में। तो मेरे बेसिकली सर कंप्यूटर की तरफ आने वाले, माइंड चेंज करने वाले भी सर वही थे।
उन्होंने करवाया था, तो मैंने फिर वहाँ से वेब डेवलपिंग का कोर्स किया, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये हमारी लाइफ़ से एक हट के चीज़ थी, जो हमने कभी अपनी स्टडीज़ में नहीं की थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बटनों के साथ खेलते हैं, आपको नई से नई चीज़ बनती जाती है और किसी भी वेबसाइट को बूस्ट करने के लिए कंटेंट राइटिंग को इसको तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो फिर उसके लिए जो है ना ये काम किया मैंने। ओह दैट्स रियली गुड। सो आप ये बता सकती हैं कि एआई इमेज डिज़ाइनिंग के बारे में आपका तजुर्बा कैसे है और वेब डेवलपमेंट सीखने का सफ़र कैसा रहा आपका? हैं तो ये खुल के आपके सामने आती जाती है, रोज़ इसके अंदर नई कोई वेरिएशन हो रही होती है, रोज़ एक नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही होती हैं, बहुत हेल्पफुल रहती हैं। हम चूँकि पाकिस्तान में रहते हुए इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स को यूज़ नहीं करते, वरना बाहर के मुल्क हैं यूएसए, यूके ओके। सो और मेरे आप ये ज़्यादातर बता क्लाइंट भी जो है ना वो बाहर के ही होते हैं। ओके। सो आप ये बताएँ कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनाने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? क्योंकि हम एशियंस का सबसे बड़ा मसला है ना, क्योंकि हम निकाब भी करना चाहते हैं, पर्दे में भी रहना चाहते हैं, सारे काम भी करना चाहते हैं, तो ये वॉइस ओवर उसके लिए बहुत अच्छी एक चीज़ है कि आप अपने आप को शो नहीं कर रहे हो, अपने आप को दिखा नहीं रहे हो, तो आप वॉइस ओवर करके एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है ना बहुत बेनिफिशियली थी हमारे लिए कि हम अपने दीन के अंदर रहते हुए भी बहुत सारे काम कर लेते हैं। ओह दैट्स रियली गुड। सो मैम आप मेरा आपसे ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होने वाला है। आप ये बता सकती हैं कि आपने अपनी लाइफ़ में क्या हर्डल्स फेस की और अपनी लाइफ़ से आपने क्या सीखा? ऐसा है कि लाइफ में हर्डल्स हर एक की होती हैं। हम जब जी, जी। अपना एक कंफर्ट ज़ोन को छोड़ के काम करते हैं ना, तो फिर हर्डल्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन जी, इसी तरह की छोटी-मोटी हर्डल्स होती हैं, लेकिन अगर हम उनको छोटा-मोटा समझ के इग्नोर कर दें और आगे बढ़ जाएँ, अपने ड्रीम की तरफ देखें, अपने विज़न को क्लियर जानते हों, तो फिर वो हर्डल्स हमें हर्डल्स नहीं लगती हैं। हाँ, लाइफ में ऐसा होता है कि इंसान जो अगर ये हर्डल्स हमारी लाइफ में ना आए ना, तो फिर हम अपने कंफर्ट ज़ोन में ही रहें और कुछ करने की हिम्मत भी ना हो हमारे अंदर। तो बेसिकली जी, जी। हमें जो हिम्मत आती है आगे बढ़ने की, जो हमें जुस्तजू होती है, वो इन स्ट्रगल्स की वजह से ही आती है। और किसी अच्छे से दाना का कौल है ना कि गिरता है शाहसवारी मैदान जंग में। जब आप जंग के मैदान में जाओगे ही नहीं, तो फिर आप गिर भी नहीं सकते वहाँ पर। तो फिर जी, आप जी। अपने उस पे ही रहोगे। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि हर्डल्स में आती हैं, ज़रूर आती हैं लाइफ में, बट एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग इंसान वही होता है कि जो उन हर्डल्स से सीख कर आगे बढ़ जाए। उन स्टोन्स को लोग आपकी तरफ फेंकते हैं, उनकी अपने सामने आप दीवार भी खड़ी कर सकते हैं और उन्हीं स्टोन्स को अरेंज करके अपने लिए स्टेयर्स भी बना सकते हैं। उनमें से गुज़र के आप ऊँचे मकाम पे भी जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सो मैम आप ये बता सकती हैं कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला और आपका इसकी तरफ कैसे जो है एक्सप्रेशन आया कि आप यहाँ पे जाना चाहिए और एआई की स्किल्स को सीखना चाहिए? हाँ जी, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि मैं फ़ेसबुक पे सर रेहान को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करती होती थी, उनकी रील्स देखती थी, उनके इंटरव्यूज़ देखती होती थी। उनके ही एक इंटरव्यू से मुझे पता चला था कि कोयटा में इसकी नई ब्रांच खुली है, नया स्कूल खुला है। तो वहाँ से कोयटा एक छोटा-सा शहर है, बहुत बड़ा नहीं है। जिस तरह लाहौर, कराची में बहुत बड़े-बड़े बड़े शहर हैं, इनके डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होते, बहुत कम होते हैं। हर जगह पे हम आराम से 20 से 30 मिनट्स के अंदर पहुँच सकते हैं। तो ये वाला कैंपस बिल्कुल मेरे घर के करीब ही था, ऑलमोस्ट मैं वॉकिंग डिस्टेंस भी रखूँ तो 10 मिनट्स का होता है। तो मैंने खुद से ही रिसर्च करके सर का नंबर लिया, सर से बात की और कोयटा के जो हमारे प्रिंसिपल हैं उनसे बात की, उनसे लोकेशन ली और मैं खुद पहुँच गई। मतलब मुझे किसी ने पीछे से फ़ोर्स नहीं किया था, ये मेरी अपनी एक ख़्वाहिश थी कि मैं जाऊँ, सीखूँ, करूँ। ओके। सो आप ये बताएँ कि आपका पहला प्रोजेक्ट कौन-सा था और आपने अभी तक कितने प्रोजेक्ट्स बना लिए? ऐसा है कि मैंने जितना कुछ भी सीखा है वेब डेवलपिंग के अलावा, मतलब मुझे इतनी ज़्यादा चैट जीपीटी भी यूज़ करना नहीं आती थी और बाकी सब नहीं आते थे। मैं ऑलमोस्ट अपने फाउंडेशन लेवल के मैंने 50 टास्क कंप्लीट किए हैं, क्योंकि 2 मंथ्स हैं तो हम हाउस वाइफ हैं, बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं जाती हैं।
तो कभी-कभी मतलब बीच में को पता है कि 15 डेज़ तो हमारी छुट्टियों के ही गुज़र गए थे। ईद आई, ईद से पहले, ईद के बाद, तो वो सारे क्योंकि हमें सब कुछ बाकी सब कुछ भी मैनेज करना होता है, तो बस हम उसमें जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे 50 टास्क कंप्लीट हुए हैं अभी। बाकी हमारे जो हैं ऑलमोस्ट 200 टास्क भी रहते हैं और इसमें कैनवा पोस्ट बनाना और साथ टेडेक्स टॉक करना। टेडेक्स जो है इसमें एक न्यू एक्सपीरियंस था मेरे लिए क्योंकि मैंने इससे पहले टेडेक्स नहीं की हुई थी। बाकी कैनवा पोस्ट से भी मैं थोड़ा बहुत क्योंकि हम वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे लोगो वगैरह जो है वो हम कैनवा से ही बनाते हैं, तो कैनवा से भी हेलो हाय थी मेरी। बट टेडेक्स जो थी वो मेरे लिए एक न्यू चीज़ थी। ओके, सो मैम कैन यू प्लीज टेल मी करियर की शुरुआती दिनों में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपके लिए? सबसे बड़ा चैलेंज एक हाउसवाइफ़ के लिए ये होता है कि जब वो खुद अपनी मर्ज़ी से कुछ कर रही होती है ना, तो उसको बाकी सब कुछ मैनेज करना होता है। उसे कोई ये नहीं कह रहा होता कि आप चली जाएँ, हम पीछे से देख लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें सब कुछ मैनेज करना है, बच्चों को देखना है, वक़्त पे उनकी हर चीज़ पूरी होनी चाहिए। फिर अपने फ्री टाइम में हम जो है अपना काम कर सकती हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि इससे पहले जो है वो हम ऐसे ही चल रहे होते हैं कि हम कर लेंगे, बट जब हमें टाइम मैनेजमेंट होती है, हमने किसी को टाइम दिया होता है, उस टाइम पे हमने अवेलेबल होना होता है और जब हमने किसी से टाइम लिया होता है, तो उस टाइम पे भी हमें जो तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा-सा मुश्किल होता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर नाइस आंसर। सो आप ये बता सकते हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी को कैसे मेंटेन करती हैं? बस ऐसे होता है कि सुबह में जब हस्बैंड और बच्चे जो हैं वो स्कूल चले जाते हैं, उन सबको तैयार करके स्कूल भेज देते हैं, तो फिर हमारे पास टाइम होता है। हम 9 टू 12 जो है अपने स्कूल चले जाते हैं, फिर वहाँ से आके हमारे घर के काम होते हैं। बस उसी टाइम पे हम मैनेज कर लेते हैं और बाकी जो होमवर्क होता है वो हम लोग अपना शाम में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनके साथ बैठ के मिल के अपना काम कर लेते हैं, तो इसको मैनेज कर लेते हैं। ओके, सो आप ये बता सकते हैं कि सोशल मीडिया आपके करियर में कितना अहम रोल अदा करता है? कट-कट के आ रही है, अपना क्वेश्चन प्लीज़ रिपीट कर दें। जी, मैं ये कह रही हूँ कि आप सोशल मीडिया आपके करियर में कितना अहम रोल अदा करता है? सॉरी आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, आपका नेट कनेक्ट प्रॉब्लम है। मुझे बिल्कुल नहीं आई मेरी आपने क्या आवाज़ आ रही पूछा है? है? बीच में से बहुत कट रही है आपकी आवाज़। मेरी आवाज़ अब क्लियर है? जी, जी, अब क्लियर है। कहिए। जी, मैं ये कह रही थी कि सोशल मीडिया आपके करियर में कितना अहम रोल अदा करता है? हाँ, हाँ, सोशल मीडिया कितना अहम रोल अदा करता है। आज से पहले यकीन करें कि रेहाम स्कूल को जॉइन करने से पहले मेरी नज़र में सोशल मीडिया की कोई इतनी वैल्यू नहीं थी। क्योंकि हमारे आस-पास जिस तरह भी सोशल मीडिया यूज़ किया जाता है अपनी लाइफ़ को दिखाने के लिए, अपने स्टेटस लगाने के लिए, अपने खाने का स्टेटस लगाने के लिए, इन्हीं कामों के लिए मतलब शो-शा के लिए यूज़ किया जाता है। इससे पहले नहीं थी। लेकिन अब रेहाम स्कूल में आने के बाद एहसास हुआ है कि सोशल मीडिया इस चीज़ के लिए नहीं बना हुआ। जिस चीज़ के लिए बना हुआ है इंसान उसको उस चीज़ के लिए यूज़ किए। अब जैसे मुझे आपके साथ इंटरव्यू करना था, तो ये सोशल मीडिया के थ्रू ही पॉसिबल हुआ है। तो सोशल मीडिया हमारी लाइफ़ में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। अपनी चीज़ की अवेयरनेस दूसरों को देने के लिए हम उसी का सहारा लेते हैं क्योंकि हम एक जगह पे बैठे हुए हज़ारों लोगों से, मिलियन ऑफ ईयर्स लोगों से या दुनिया के हर कोने में अपनी बात को पहुँचा सकते हैं थ्रू द सोशल मीडिया। तो बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन हम जो है ख़ुसूसन एशियंस, पाकिस्तानी इसको मिसयूज़ कर रहे होते हैं। ओके, सो आप ये बताएँ कि आपके नज़दीक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? समझ नहीं आया, शायद इंटरनेट थोड़ा-सा प्रॉब्लम कर रहा है। जी, अब मेरी आवाज़ क्लियर है ना आपको? हेलो?
Hello, ma'am. Can you hear me? यस, यस, या अभी आई आप। सो मैं ये कह रही थी कि आपके नज़दीक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? थोड़ा बहुत मुझे आपका हेलो क्वेश्चन मैम। समझ में आया है, बस इतना ही पता चला है कि एक सक्सेसफुल इंसान की क्वालिटी क्या होती है, यही क्वेश्चन है ना आपका? जी, जी। सक्सेसफुल इंसान वो होता है जो अपने दिल से मुतमईन हो कि हाँ, जो मैंने किया वो ठीक किया। वो ऐसा ना हो जो वो कह रहा हो वो उसकी अपनी पर्सनैलिटी उसकी ऑपोजिट हो। वो जो कह रहा हो वो खुद में भी वैसा ही इंसान हो, वही सक्सेसफुल होता है। अगर इंसान झूठ बोल रहा है लेकिन उसको झूठ के ऊपर अगर ऐसे लिखने के लिए दें कि झूठ गुनाह है, बुरी बात है, तो वो बहुत अच्छा ज़बरदस्त ऐसे लिख देगा। बट उसकी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा झूठ शामिल है। वो बहुत अच्छे से जानता है कि चोरी और ये सब काम बुरे हैं, लेकिन वो करता है। तो ऐसा इंसान बेशक जितना भी उसके पास पैसा हो, पढ़ा लिखा हो, डिग्री हो, बट वो सक्सेसफुल नहीं है। जब वो अपने आप से खुद झूठ बोल रहा है, अपने सेटिस्फाई नहीं है, तो वो सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेस का मतलब आपके पास पैसा होना या शोहरत होना नहीं होता। आपका पीस ऑफ माइंड होता है। अगर आप वहाँ से हैप्पी हैं, तो यू आर अ सक्सेसफुल। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सो मैम ये बताएँ कि फेसलेस वीडियो बनाने का आइडिया कैसे आया और आपने इसको कैसे सीखा? हाँ, असल में ये ऐसा ही है कि हमारे कुछ टास्क होते हैं, आपको पता ही होगा उन टास्क के, तो उसी में जब हम कर रहे होते हैं, तो उसी से ये होता है कि क्यों हम इस तरह से नहीं कर सकते, हम कवर करके भी अपनी बात पहुँचा सकते हैं लोगों तक। तो इसीलिए बस वो टास्क करते-करते जो है, क्योंकि हम इसी हुलिये में घर से बाहर भी निकलते हैं और सबसे मिलते हैं, तो हम क्यों ना इस तरह सोशल मीडिया पर भी आ सकते हैं। तो बस ये आइडिया यहीं से था कि बस बनानी है, करनी है, तो आगे निकल आए। जी, जी। सो आप ये बताएँ कि थंबनेल डिज़ाइनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए जिससे थंबनेल जो है वो अट्रैक्टिव? हेलो, आई थिंक हेलो, मुझे इंटरनेट आवाज़ आ बहुत इश्यू कर रहा। जी, बीच में रुक गई थी। आपने क्या क्वेश्चन किया है? रिपीट कर दें? मैं ये कह रही थी कि थंबनेल डिज़ाइनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? थंबनेल आप बता। डिज़ाइनिंग में आपको बेसिकली जो प्रॉम्प्ट देना होता है ना चैट जीपीटी को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस जिस तरह आप उसको ट्रीट करेंगे, जिस तरह आप उसको प्रॉम्प्ट देंगे, जिस तरह आप उसको कहेंगे, तो वो उसी तरह का आपको इमेज बना के देगा, उसी तरह की आपको चीज़ बना के देगा। थन उसको आपने असल में बेसिक चीज़ जो होती है ना, उससे आपने एक बच्चे से काम करवाना किस तरह है, तो ये काम करवाना हमें आना चाहिए। तो उसकी जो डेफ़िनेशन है वो वहाँ पे प्रॉम्प्ट ही है। आपका वो अच्छा होगा तो वो चेंज होता जाएगा। जैसे मैं थोड़ा-सा अभी तक प्रॉम्प्ट में हूँ, थोड़ा वीक हूँ, तो मैं अपने सर से काफ़ी सारी हेल्प ले लेती हूँ कि सर आप मुझे प्लीज़ प्रॉम्प्ट के बारे में बता दें। जब सर प्रॉम्प्ट बताते हैं और उसको हम देते हैं तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है, और जब हम खुद बच्चों की तरह छोटे-छोटे वर्ड्स लिख रहे होते हैं तो उसका रिज़ल्ट कुछ और होता है। तो थंबनेल में भी बेसिकली ज़रूरी यही है कि आपको उसको सही तरह से बताएँ कि आपको क्या चीज़ चाहिए उसके अंदर, तो वो आपका क्रिएटिविटी उसमें से ही शो हो जाती है। ओके, सो मैम आप ये बता सकती हैं कि नए क्रिएटर को आप क्या मशवरा देना चाहेंगी कि वो किस तरह से जो है चीज़ें क्रिएट कर सकते फील्ड है ना, तकरीबन आए रोज़ इसमें कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होता है। तो आप अप टू डेट रहेंगे और उन्हीं जो चेंजिंग्स चल रही हैं उनको फॉलो करते जाएँगे, तो आप आगे चले जाते जाएँगे। अब अगर आप गैप देके शुरू करें काम, जिस तरह से कि मुझे तकरीबन 2 साल पहले मैंने वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था और अब दोबारा शुरू किया है ना, तो काफ़ी सारी चीज़, तो मैं उसमें सर से हेल्प ले रही होती हूँ कि सर ये चीज़ें तो इसमें चेंज हो गई हैं, हमने तो ऐसे किया था। तो वो कि अपडेट रहे आप अपने उसके साथ, तो फिर ये चल सकता है। अगर हम बीच में गैप दे के करेंगे, तो फिर हमारा मामला ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये दुनिया एआई की जो दुनिया है, वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। इसमें आए रोज़ नई अपडेट्स आई होती हैं, तो आपको बेसिकली अपडेट रहना पड़ता है इसमें।
जी, जी मैम, बिल्कुल ऐसा ही है। सो आप ये बता सकते हैं कि आपकी सबसे यादगार अचीवमेंट क्या है जो कि आपको अभी भी याद आती है और वो बहुत अच्छा मोमेंट गुज़रा हो? अभी तो ऐसा है कि हमारी जो लाइफ़ थी वो बहुत सिंपल है, उसमें कुछ इतना नहीं होता था। हमारे पास स्टडीज़ में ये लैपटॉप और इस तरह की चीज़ें नहीं थी, हमने बहुत सादे दौर में स्टडीज़ की हुई है। बट वो जो हमारी फ्रेंड का सर्कल होता था ना मैट्रिक का, वो बहुत मिस करती हूँ मैं। कि अगर हम वैसे ही होते, वो शायद मिस इसलिए भी करते हैं कि तब आपके ऊपर इतनी ज़्यादा बोझ नहीं होते काम करने के। आप हैपीली टाइम गुज़ार रहे होते हो, आपको कुछ पता नहीं होता, बस आपने अपना काम किया, पढ़ा-लिखा और एन्जॉय किया लाइफ़ को। उसमें आपके पास ना बहुत ज़्यादा टास्क नहीं थे। लेकिन आज के बच्चे के पास बहुत ज़्यादा टास्क हैं, करने के लिए बहुत काम है ना। तो हमें तो वो वाला मोमेंट ही याद होता है कि जब हम मैट्रिक में हुआ करते थे, वो बहुत अच्छा मोमेंट था मैट्रिक में जब हमारी फेयरवेल चल रही थी। अपनी टीचर्स के साथ बहुत फ्रैंक हो गए हुए थे। उन्हीं टीचर से जिनसे हम पहले डरा करते थे, फिर वो बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस हो जाती है। तो वो पीरियड जो है ना लाइफ़ का सबसे अच्छा और बेस्ट पीरियड होता है। ओके, सो मैम आप ये बता सकती हैं कि आप रोज़ाना क्या कुछ नया सीखने की कोशिश करती हैं या नहीं या किस तरह से करती हैं? जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है, जो काम हम कर रहे होते हैं बल्कि हमसे ज़्यादा हमें तो यही होता है कि जो काम हम कर रहे हैं, बस इसी को कंटिन्यू करते रहें। बट हमारे सर होते हैं, वो कहते हैं नहीं ये काम इस तरह से कर लिया है, अब इसको हम नेक्स्ट तरह से करेंगे। जैसा कि अभी हमने कल सीखा इतने अरसे से हम स्ट्रीमयार्ड पे इंटरव्यू कर रहे थे और लिंक लेना, बनाना, क्रिएट करना, वो सब हमें आ गया। तो आज हमें सर ने सिखाया कि ज़ूम पे कैसे लिंक क्रिएट किया जाता है। मतलब कोई आपको भेज दे तो आप उसको क्लिक करके इन तो हो जाते हैं, लेकिन आपने खुद अगर किसी को भेजना है, खुद क्रिएट करना है लिंक तो वो कैसे करते हैं। तो आजकल लाइफ में रोज़ कुछ नया जब से रेहाम स्कूल को जॉइन किया है, यहाँ पर आए हैं थैंक्स टू सर रेहाम कि उन्होंने ऐसा एक इदारा बनाया है कि यहाँ पर हम आके रोज़ कुछ नया सीख रहे हैं, जो कि एआई की दुनिया में हो रहा है, जिससे हम इससे पहले वाकिफ़ नहीं थे कि ये क्या चीज़ है और क्या होती है। हमें इनका नाम भी शायद पता नहीं था। लेकिन यहाँ पर आके हम रोज़, रोज़, रोज़ कुछ नया सीख रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने पे ही हम क्रॉल कर रहे हैं और चल रहे हैं, घिसी-पिटी लाइफ़ गुज़ार रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल डेली कुछ नया कर रहे होते हैं। अगर हमने कोई पोस्ट अपनी कोई अपना सॉन्ग हमने कैनवा पे बना लिया, तो सर ने कहा नहीं अब 3-4 बन गए हैं इस पे, अब आप एक नया वर्ज़न स्टार्ट करेंगे कैपकट उस पे काम करेंगे। इसी तरह कोडिंग टास्क हम लोगों ने किए थे क्लॉड एआई पे पता चला कि जी वो बैन हो गई है, बंद हो गई है। तो आज हमने एक नए पे स्टार्ट किए कि अपने यहाँ करने हैं, तो हम रोज़ कुछ नया सीख रहे हैं। ओके, सो आप ये बता सकती हैं कि वॉइस ओवर करते वक़्त कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन करती हैं आप? हाँ, वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो उसकी आती हैं, बस उसको फिर हम देख लेते हैं कि क्या मसला चल रहा है, किस तरह की आवाज़ हो रही है। बाकी ज़्यादातर जो है वो हम उसी के अंदर जो जनरेट की होती है वो भी कर लेते हैं और कुछ अपनी एआई से भी बनवा के कर लेते हैं। तो वो अगर टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो फिर हम उसको हैंडल करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, जो 2-4 हमें पता है, बाकी हम अपने सर से पूछ के जो है ना उसका काफ़ी सारा काम कर लेते हैं। ओह, दैट्स वेरी गुड। सो आप ये बताएँ कि वेबसाइट डिज़ाइन करते वक़्त सबसे पहली चीज़ किस पर तवज्जो देती हैं? मुझे सबसे ज़्यादा जो होता है ना कि जो मैं वेबसाइट डिज़ाइन कर रही हूँ ना उसका वो अच्छा हो। मतलब मैं ज़्यादातर होस्टिंगर की वेबसाइट को प्रेफ़र करती हूँ कि उस पे काम करना और होस्टिंगर पे उसमें रखना, अपने आप को मूव करना वो ज़्यादा आसान रहता है। बनिस्बत इसके कि लवेबल यूज़ करूँ। लवेबल के फ़ीचर मुझे इतने अच्छे नहीं लगते जितने मुझे होस्टिंगर के जो वेबसाइट होती है ना उसके अच्छे लगते हैं। तो मुझे उस पे काम करना ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि उसके पास आपके पास होस्टिंगर में फुल अथॉरिटी होती है अपनी वेबसाइट की। लिवेबल में इस तरह नहीं होता है। बाकी और भी बहुत सारे मीडियम है, फिलहाल मैंने इन 2 को ही सर्च किया हुआ है और इन्हीं पे काम कर रही हूँ। ओह, दैट्स वेरी गुड। सो आप ये बताएँ कि आपका फ़ेवरेट प्रोजेक्ट कौन-सा रहा? सॉरी आपने फ़ेवरेट क्या पूछा है? प्रोजेक्ट आपने प्रोजेक्ट किए होंगे ना, तो उसमें से आपका सबसे फ़ेवरेट प्रोजेक्ट क्या था? सच काफ़ी सारे हैं, बस उसमें ये है कि हम तो वेबसाइट बना के सेल कर देते हैं।
और अपने क्लाइंट को दे देते हैं। तो ऐसा कोई इतना ख़ास नहीं है। एक सारे तकरीबन ऐसे ही होते हैं सेम, क्योंकि वेबसाइट हमें दिखाई जाती है कि हमें ऐसी ही बना के दी जाए, तो हम उसको सेम कॉपी कर लेते हैं और उसको कलर्स निकालना और वो करना कॉपी करके दे देते हैं। कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा मैंने अभी तक किया नहीं है कि जो मुझे याद रह गया हो। छोटे-छोटे किए फ़िलहाल, बहुत कम, क्योंकि अभी तो हम इस फ़ील्ड में नए-नए हैं। ओके, सो आप मैम मुझे ये बता सकते हैं लास्ट क्वेश्चन कि आप अपने ऑडियंस को एंगेज कैसे रखती हैं? ऑडियंस को एंगेज कैसे रखते हैं? क्योंकि हमारा ज़्यादातर काम रिकॉर्डिंग पे ही चल रहा होता है, सिर्फ़ इंटरव्यूज़ में होता है कि हम लोग पहले से इंटरव्यू में उनसे उनकी लिंक्स लेकर पता कर लेते हैं कि अगला बंदा जिससे हम बात कर रहे हैं वो कैसा है। तो थोड़ा-सा हम चैट जीपीटी से हेल्प ले लेते हैं और अपने आप को थोड़ा-सा पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं। बाकी जो सारा काम होता है वो हमारा ज़्यादातर रिकॉर्डिंग पे चलता है, क्योंकि वेबसाइट्स में भी हम रिकॉर्डिंग पे ही चलते हैं। फिर बाकी जो हमारा रेहाम स्कूल में जितने टास्क होते हैं ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्डिंग पे होते हैं, लाइव तो कुछ भी नहीं होता। तो बस यही होता है कि थोड़ी-सी नॉलेज पहले से ले लेते हैं कि अगले बंदे से हम बात कर रहे हैं, वो है किस फ़ील्ड का और क्या-क्या कर सकता है। थोड़ी-सी पहले से उससे जो है हम व्हाट्सएप पे नॉलेज लेके तो देन उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। ओके, सो मैम आप इंटरव्यू के लास्ट में क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? हाँ जी, बिल्कुल एडवाइस यही है कि ये यूथ जो है हमारी वो बहुत काबिल है, तो अपने आप को पॉज़िटिव वे में लगाएँ और आगे निकलें। जो हम अपना टाइम स्क्रॉलिंग में और बाकी फ़ज़ूलियात में ख़र्च कर रहे हैं, हम उसी अपने टाइम को बहुत अच्छे पॉज़िटिव वे में भी लेके जा सकते हैं, जिससे कि हमारी मुल्क को और हमें खुद फ़ायदा होगा। और अपने ख्वाब जो है वो बड़े रखें। जब आपके ख्वाब बड़े होंगे, तो फिर आपको रास्ता भी मिल जाएगा उनको ढूँढने के लिए, उन तक पहुँचने के लिए, और पॉज़िटिव रहें। Okay, thank you so much, ma'am, for your precious time and you joined in my studio. So, viewers, I'm ending this podcast. It's from my interview. I hope you like it. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.